हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चा पार्टी पलटन आप लोग। तो आज है आपका डे 4 वेक्टर पार्ट 4। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। वेक्टर 1 के अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर 2 के अंदर ग्राफिकल मेथड्स एंड एंगल बिटवीन वेक्टर, और ये थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है एनालिटिकल मेथड। ये चीजें मुझे याद दिलानी पड़ती है क्योंकि मे बी आप लोग रिवाइज ना करके आए तो एटलीस्ट मेरे बोलने से तो एक बार जाके बाकी की वीडियोस को देखोगे। तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी। तो अब जब तक फिजिक्स खत्म नहीं होती, 11th की, 12th की, नीट की, आईआईटी, आपको रोज मुझे देखना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के नए अध्याय की। वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम दोनों मेथड पढ़ लेते हैं, ग्राफिकल और दूसरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल, तो आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअल में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इंस्पिरेशन। जय हो नीम करोली वाले बाबा। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें तो जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें लिखा हुआ ज्यादा समझ आता है। अब आप देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इन सच अ वे that their combined effect is same as that of a given vector. The resolution of a vector is just opposite to the process of vector addition. कहने का क्या मतलब है वो आप समझ लीजिए। बच्चे, ये तुमसे कह रहा है कि कोई वेक्टर है, यू हैव वन वेक्टर। तो आपने किसी वेक्टर को पकड़ लिया, लाइक सपोज करो आपने आर वेक्टर को देखा और आपने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जब आप किसी एक सिंगल वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आप लोग क्या देखोगे कि यहां पे आप एक थीटा लोगे, मतलब यहां पे कंसीडर करेंगे कि यहां पे कोई एंगल है इन दोनों के बीच में। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं चीजों को लेके, कैसे भी, किस तरीके से भी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ए वाला जो पार्ट है ये इसकी एक्स एक्सिस का माना जाता है और जो v वाला पार्ट है इसकी y का माना जाता है। लेकिन यहां केवल रेजोल्यूशन हो रहा है। तो अभी हम a, x और y की डिमांड नहीं करेंगे। रिजोल्यूशन मतलब ये कितने भी पार्ट में टूट सकता है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं। यहां पे लिखा है ना, इनटू टू और मोर पार्ट्स। आप इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लो कि एक वेक्टर का रिजोल्यूशन इनफाइनाइट पार्ट में हो सकता है, लेकिन फॉर द कंफर्टेबलनेस और कन्वीनियंस आपके लिए हम इसे दो पार्ट में तोड़ के दिखाते हैं। अब आपको पिछली बार पता था कि जब हम वेक्टर को जोड़ते थे पैरेललोग्राम लॉ से, तो इन दोनों को ऐसे ऐड करके दिखाते थे, तो इसे क्या कहते थे, वेक्टर एडिशन। अब इसे तोड़ के दिखा रहे हो। तोड़ के कैसे दिखा रहे हो कि आर को इन दोनों पार्ट में डिवाइड करके दिखा रहे हो। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मेरी बात समझ आ गई? तो यह है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलता कैसे चीजों को लेके वो समझना। भाई देखो, पहले जो मैंने अभी जस्ट आपको यहां पे दिखाया है रिजोल्यूशन, तो यहां रिजोल्यूशन एक ये वाला कंपोनेंट था, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। और इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सब चीजों को देखा जाएगा। इन दोनों को कंपोनेंट बोलते हैं। अब आगे क्या करा, नया टॉपिक आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि जब वेक्टर को रिजॉल्व किया जाए और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यही तो वजह थी। अभी मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्सिस को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। इसका रीजन क्या है बच्चे, इसका रीजन ही ये है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। आपको पता है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मतलब दो वेक्टर्स जब आपस में 90 डिग्री के एंगल पे रखे हों और आप उन्हें रिजॉल्व कर दे, मतलब किसी एक रिजल्टेंट को आप 90 डिग्री पे रिजॉल्व कर दे, तो आप लोगों को पता है क्या होता है, यह थीटा एंगल बन जाता है। बाकी की सारी प्रिपरेशन हम आगे देखते हैं। तो देखिए, ये काम दो तरीके से होता है, या तो प्लेन में होगा, 2D में होगा, या 3D में होगा। सिंपल सी बात समझ लो, कल भी बताया था। या तो x और y एक्सिस में होगा, मतलब पूरा एक प्लेन x y y z z x, या पूरा स्पेस आपको पता ही है x y और z। मेरी बात क्लियर हो गई आपको सबको यहां से, है ना? चलो,
सबसे पहला पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो देखो सबसे पहली बात क्या है जो आपको अपने दिमाग में डालनी है कि जैसे मैंने आपको कोई प्लेन दिया, तो प्लेन का क्या मतलब हो सकता है? प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा कौन सा प्लेन लेते हैं? सर ये ले लिया एक्स और यहां पे ले लिया वाई। क्लियर है? तो सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल, एक्स वाई के बीच में भी 90 डिग्री है, जेड एक्स के बीच में भी है, जेड वाई के बीच में भी 90 डिग्री का है। अब एक और बात समझना, जब हम किसी का रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं दो पार्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। जैसे हर किसी के पास अपना यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। किस तरीके से? लाइक सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मैं वाई एक्सिस में, एक्स में और जेड में किसी चीज को जोड़ रहा हूं, तो सबको पता है 90-90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग देखिए यहां पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं आई, जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं जे, और जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? के। यूनिट वेक्टर का मतलब कि इन सब का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा भाई? इन सब का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। देखो ये सारे यूनिट वेक्टर हैं अलोंग देयर एक्सेस, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात कब डिफाइन होती है? जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिए रहते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि देखो यहाँ पे आपका कोई रिजल्टेंट है, सपोज करो आर वो वैल्यू है जिसे आप क्या करने वाले हो? रिजॉल्व करने वाले हो। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक थीटा बनाता हूं और थीटा के साथ, अब अगर चलो थीटा भी नहीं बना रहा तो मैं कहता हूं तुमसे ये तुम्हारा ए एक्स है, आर एक्स कह लो, चलो ये तुम्हारा आर एक्स है और ये तुम्हारा आर वाई है। तो डायरेक्ट तुम कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखते हो, आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेक्टर रिजॉल्व हो पा रहे हैं। हम थोड़ी देर के बाद हम किस तरीके से लिखेंगे इसे? कुछ इस तरीके से कि आर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? आर एक्स को लिख सकता हूं आर एक्स आई वेक्टर प्लस आर वाई जे वेक्टर। अब यहां पे क्या रूल है? आप लोगों को पता है कि आर एक्स जो यहां पे एक वैल्यू गिवन है, एक स्केलर है, और जो यहाँ पे आई है ये एक वेक्टर है। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि किसी भी स्केलर को किसी भी वेक्टर के साथ जोड़ने पे हमेशा वेक्टर ही मिलता। तो यहां पे हम लोगों ने ये काम करा। तो अगर आपको ऐड करना सीखना है तो कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। इसका कल को मैग्नीट्यूड पूछने लगे तो भाई मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें सिखा रखा है, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपकी नजरों में आया वो ये। समझ आ रही है बच्चों पार्टी? कि जब कभी भी यूनिट वेक्टर के केस में हम इन चीजों को निकालते हैं कि इनके कंपोनेंट्स क्या है, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए। वो बात क्या है कि आर एक्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आर वाई की बात करें तो इसका कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है। किस तरीके का कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये मैंने आपको रिजोल्यूशन दिखाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आर एक्स और आर वाई के केस में। मेरी बात क्लियर हो गई? अब जो थीटा गिवन है यहाँ पे, चलो जो यहाँ पे थीटा गिवन है, मैंने कहा कि यहीं पे आर वेक्टर है, यहीं पे आर वेक्स है, यहाँ आर है, ये थीटा है, यही तुम्हारी एक्स एक्सिस है, यही तुम्हारी वाई एक्सिस है, और यहीं पे जे वेक्टर है। तो मेरी बातें ध्यान से देखना। लिखने का एक तरीका है, कैसे लिखते हैं कि जो यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू है, आर एक्स की वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। क्लियर है? ये बात अपने दिमाग में रखना। आर वाई की वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? खुद ध्यान से देखो। मैंने बोला स्क्वायर 1 and 2 इन ऐड, मैंने स्क्वायर करा और इन्हें ऐड कर दिया। किस तरीके से? वो देखो, मैंने बोला आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है?
तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हमने कॉमन ले ली थी, तो अंदर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आप ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। और यही बात आप शायद प्रूव करके आए हैं पीछे, ये रहा। तो यही बात आपने जस्ट प्रूव करी है, तो यही बात आपकी यहाँ क्या हो गई, लागू हो गई। अब कल को मेरे से कोई ये भी पूछ सकता है कि इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो कल को आप मेरे पास आओ और आप मेरे से पूछो कि डायरेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा दिक्कत लेने वाली बात क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा एक एंगल है आर, यहाँ पे थीटा है, ये तुम्हारा आर वाई है, ये तुम्हारा आर एक्स है। तो आप डायरेक्ट टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि टेन थीटा का मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो आप यहां से क्या देखेंगे कि टेन थीटा विल बी इज इक्वल टू आर वाई अपॉन में कितना, आर एक्स। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तो सबसे पहला आपने शुरुआत कहां से किया था, आपने शुरुआत किया था यहां से। तो इस केस में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि इन सबके पास अपने अपने यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आर एक्स की वैल्यू जो एक स्केलर है, कोई मैग्नीट्यूड है, तो इसे वेक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर का सहारा लिया। अरे कुछ इस तरीके से समझो कि कोई बच्चा किसी चीज में एवरेज है, तो मैम क्लास के अंदर क्या करती थी, किसी इंटेलिजेंट बच्चे को उसके साथ बैठा देती थी, तो अब उन दोनों का क्या हो जाता, बैलेंस हो जाता था। वो उसको पढ़ाता था, उसका रिवीजन हो जाता था, और कमजोर बच्चा या एवरेज बच्चा जब इंटेलिजेंस से पढ़ता था तो उसकी नॉलेज एनहांस होती थी। कुल मिला के हमें दोनों को सिखाना था। अब ये देखो, यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आर वाई है, जोड़ के हमने वेक्टर निकाल लिया। अब ये बात तो आपको पता थी ना, क्योंकि आप अब तक यही सीखते आए हो, ट्राइंगल लॉ से आपने यही सीखा है, पैरेललोग्राम लॉ से यही सीखा है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से भी यही सीखा है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चीजें मिल गई, अल्टीमेटली मुझे वही चीजें मिल गई जो मैं चाहता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा, इसे अपने दिमाग में लेके चलना। और आज के बाद एक और बात बता दो, बताएंगे, चलिए बाद में बताते हैं। फिर आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अभी किस में बात हुई थी, 2D में, मतलब केवल एक प्लेन है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। मेरी बात क्लियर है? यहां पे आप अपने दिमाग में एक बात और डालिए कि 3D कैसे बनता है। 3D कुछ इस तरीके से बनता है कि ये y है, ये आपका x है। चलो इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्या पता तुम्हारे दिमाग में जल्दी बातें चली जाए और तुम जल्दी बातों को सीख पाओ। मैंने इन्हें थोड़ा बड़ा बनाया, किस तरीके से, ये है y, ये है तुम्हारा x, और ये वाला है कंपोनेंट तुम्हारा z एक्सिस। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या चाहता हूं कि 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बने, मतलब इसमें 3 एक्सिस हो और स्पेस के अंदर कहीं एक वैल्यू रखी हो। तो मानो कि एक वेक्टर है, ये तुम्हारा a नाम का एक वेक्टर है। तो a नाम के वेक्टर को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ax स्केलर, और साथ में क्या रहेगा, i कैप। इधर देखेंगे तो क्या रहेगा, j कैप, और वैल्यू कितनी रहेगी, ay। इधर की बात करें तो क्या रहेगा, k कैप, और वैल्यू कितनी रहेगी, az। मेरी बात समझ आ गई? ये स्केलर वैल्यूज है। चलो मैंने इन्हें ज्वाइन करना चालू करा, मैंने एक ज्योमेट्री बनाई। मैंने ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनाई, ये रही। मैं यहाँ पे पता है क्या बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड किस तरीके से बनता है वो देख लेना। थोड़ा ध्यान से देखो, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से सारी चीजों को बना लेंगे, तुम आराम से सारी चीजों को सीख लोगे। इसकी फिगर ही थोड़ी हैवी है, वो बनाना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है।
बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। अब इसे ध्यान से देखो तो क्या लग रहा है कि आगे एक पैरेललोग्राम है, पीछे एक पैरेललोग्राम है, कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा कि आगे एक पैरेललोग्राम है, पीछे एक पैरेललोग्राम है और उन्हें ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रखा है। ये देखो कुछ इस तरीके से, इसे कहते हैं पैरेललोपाइपेड। तो यहां पे हम लोगों ने इन्हें नाम देना स्टार्ट करा। हमने नाम दिया ए, हमने नाम दिया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये वाली लाइन क्या बोल दी, ओ। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, जो जो बात मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा वो तुम अपने दिमाग में डालते जाना। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सबसे पहले ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ओ जी सी, इन ट्राइंगल ओ जी सी, और यहां पे आप लगा दो क्या, अप्लाई ट्राइंगल लॉ। अब खुद देखो, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो इसे सेम ऑर्डर में कर दो। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं कि OG वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस GC वेक्टर। शायद तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई हो। कुछ नहीं करिए बाबा, ये दोनों को ऐड करा और जो हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया था उसकी मदद से इन दोनों को ज्वाइन करके रख दिया। क्लियर है? तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसे एज फर्स्ट टिक कर दो। दूसरी में देखो, अब दूसरा ध्यान से देखो तो नीचे वाला पोर्शन देखो, ये नीचे वाला, इस नीचे वाले को मैं अलग से बना के दिखाता हूं। मैंने यहां पे कुछ इस तरीके से बनाया, ये ऐसे बनाया, तो यहां पे क्या गिवन है, AX। क्लियर है? नीचे क्या गिवन है, AZ। ये कितना है O, ये कितना है B, ये कितना है D, और ये कितना है C। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने अप्लाई करा क्या, अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। तो जैसे ही वो लॉ अप्लाई करा तो यहां आ गया OC वेक्टर इज इक्वल टू OD वेक्टर प्लस OB वेक्टर। सारी चीजें बाद में लिखेंगे, केवल अभी इतनी लाइन समझो। बात समझ आई? अब एक बात और समझो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो तुम्हें पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। सर क्यों? अरे भाई सोच के देखो ना, ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो भाई ये दोनों साइड तो इक्वल होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि CG साइड विल बी, या तो ये भी इक्वल होगी और ये भी इक्वल होंगी, ये आपस में चारों इक्वल होंगी। तो मैं कह सकता हूं GC साइड विल बी इक्वल टू क्या, OF। GC साइड विल बी इक्वल टू OF। तो मैंने यहां पे क्या पुट करा, इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो OG इज इक्वल टू OC प्लस OF, और देखो OC की जगह इस वैल्यू को यहां पुट करो, तो यहां पे कितना आएगा, OG इज इक्वल टू कितना, OD प्लस OB प्लस कितना, OF। तो ध्यान से देखो, OD कितना है हमारा, OD है AX, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे OD है AX वेक्टर। अभी लिख दो, क्यों नहीं है बताऊंगा। OB की बात सुनो, OB कितना है AZ और OF कितना है AY। अब इसे अलग तरीके से लिख दो। सर ऐसे कैसे लिखा आपने? भाई मैंने इस तरीके से लिखा है, AX I कैप प्लस AZ K कैप प्लस AY J कैप। तो देखो अल्टीमेटली तुम्हारी वो वैल्यू आ गई जिसे तुम्हें देखना था, जो तुम्हें यह हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब देखो, अब आया वो थीटा का फंडा। भाई जो ये रहता है OG यहां पे कुछ नहीं है, OG एक डायगोनल है। डायगोनल कैसे? भाई डायगोनल ये वाला जो हम डायगोनल को जोड़ते हैं, यहां पे जो डायगोनल आ रहे हैं बीच में, इन्हें कहते हैं। अब आप ध्यान से देखना मेरी बातों, मैं कहता हूं कि जो आपका पहले वाला है ये वाला वैल्यू, इसे आगे बनाते हैं। मैंने बनाया कि जो A वेक्टर है वो आपका AX से अल्फा एंगल बनाता है, आपका जो AY है वो इसके साथ बीटा एंगल बनाता है, और अल्टीमेटली जो आपका AZ वाली एक्सिस है या AZ वाला जो स्केलर पार्ट है वो आपका इसके साथ गामा एंगल बनाता है। क्लियर है इतनी बात? तो इन तीनों में मैं चीजों को निकालूंगा कैसे वो समझना। यहां पे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई कोसाइन लॉ।
क्या होता है वो अगली स्क्रीन में समझ लेना, लेकिन केवल इतनी इतनी बात समझो। सपोज करो अगर मैं पहले वाला लेता हूं कि ये a है और ये ax है, तो यहां पे थीटा लिया तो cos थीटा यहां से कितना आएगा, मतलब सॉरी cos अल्फा लो, cos अल्फा कितना आएगा ax अपॉन में कितना a, तो यहां से ax की वैल्यू कितनी हो गई, ax की वैल्यू हो गई a cos अल्फा। ऐसी अगर मैं दूसरे वाला लूंगा तो वहां पे कितना आएगा cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में कितना a, तो ए वाई की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो गई a cos बीटा। क्लियर? ऐसी अगर मैं cos गामा लेने लगू तो कितना होगा ए जेड अपॉन ए विच इज इक्वल टू ए जेड इज इक्वल टू ए cos गामा। बात क्लियर हो गई? अब यहां पे ये एंगल की है तो आप कैसे जोड़ते जाओगे, अभी आप पीछे से पढ़ते आए थे कि a इज इक्वल टू कितना ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड जे कैप प्लस सॉरी कैसे पढ़ोगे ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आप यहां पे इन सारी वैल्यू को पुट कर दो, तो आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो कितना आएगा ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। क्लियर है? ये देखो, तो आपके पास यहां पे दो इक्वेशन आ गई, पहली ये वाली इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इन द टर्म्स ऑफ एंगल। क्लियर है? इन द टर्म्स ऑफ एंगल भी आ गए, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी आ गए। तो कल को तुमसे कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालोगे भाई? मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा, या तो आप लिखोगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, नहीं तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। मेरी बात समझ आ गई? तीन तरीके से आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ए निकाल के उसे कैंसिल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। अभी आपने लास्ट में एक बात निकाली, लाइक सपोज करो मैं आपको दोबारा बताऊं कि एक वेक्टर है, यहां पे उसका एक कंपोनेंट है जिसके साथ उसका एंगल है अल्फा, यहां पे उसका एक कंपोनेंट है जिसके साथ उसका एक एंगल है बीटा, समझते रहना। एक और कंपोनेंट है ए जेड जिसके साथ उसका एंगल है गामा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ए इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन लिया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। क्लियर? तो ए से ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट इधर आना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इधर 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये सब की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, ये सब की वैल्यू होगी इक्वल टू 1। इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मेरी बात समझ आ गई? इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? क्या बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से देखो, तुम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कितना 1। तो मैं कह सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहां पे क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1 1 1 1 ऐड करा तो कितना आया 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना बनी है, प्लस नहीं आने का है, माइनस आएगा, ध्यान से देख के चलना चीजों को। तो यहां कितना आएगा माइनस। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव चला जाए और वो इधर आ जाए तो वैल्यू कितनी होगी सर, ये होगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अभी प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये उधर चला जा चुका है और 1 इधर आ गया है। साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 2। भाई ये दो इक्वेशंस हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में लेके चलनी है, पहली कोसाइन और दूसरी साइन वाली। क्लियर है? जब कोसाइन को ऐड करते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज एंगल्स विच इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन वी ऐड दीज एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइन वी विल गेट व्हाट 2। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो थोड़ा ऑन रोल देख लेते हैं कि आपने कितना समझा है चीजों को, कितना आपके दिमाग में गया और आप कितना न्यूमेरिकल के प्रति थोड़ा समझ पाएंगे। ये मुझे लगता है थोड़ा ना ब्लैक हो रहा है, इसे बदल दे क्या? चलो एक सेकेंड रुको। अरे सब अपने घर के, तुम्हारे आगे क्या शर्म करनी भाई, तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। रुको अभी कर देते हैं 2 सेकेंड में। मेरा दिल कहीं नहीं था। लो बच्चा बाड़ी, कौन सा कलर तुमको अच्छा लगेगा रे बाबा? देखो ये कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा लाइट लेंगे। मुझे पता है, 2 सेकंड दे दो, 2 सेकंड में सब चीजें ठीक कर देंगे हम, विश्वास रखो। ये हो जाता है, पता क्या होता है ना, कई बार बनाते वक्त भी इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि चीजों को थोड़ा देख के चले। कोई नहीं, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो पहले धीरे धीरे एक बार समझ लो सारी चीजें। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है, ये मुझे लग रहा है अब भी तुम्हें दिखने में दिक्कत रहेगी। रुक जाओ जरा, ये मर्ज भी नहीं देते ना ना ना। आहा अब ठीक है ना? चलो मैं अगर आप लोगों से कहूं इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई देखो बात है बहुत सिंपल, एक सिचुएशन गिवन है, सिचुएशन कुछ ऐसे गिवन है कि एक फिगर है और ये फिगर आपको ना दिख रही हो तो मैं दिखा देता हूं कि भाई 4 तरीके के डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो यहां पे ये 3 न्यूटन है, यहां पे ये 4 न्यूटन है, यहां पे ये 5 न्यूटन है और इधर ये 37 न्यूटन है। कितना है? 37 न्यूटन। मेरी बात समझ आ गई? 37 न्यूटन है। अब आप मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है फॉर द शोन सिचुएशन what will be the magnitude of the minimum force in Newton that can be applied in any direction so that the resultant is along the east direction। ये कुल मिला के इतना कहता है कि इन सारी फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो ईस्ट डायरेक्शन में चला जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आएगा? सबसे पहले बेटा यहाँ पे 3 तरह की फोर्स हैं, 4 5 3। तो बच्चा गलती क्या करता है, वो सोचता है कि 4 और 3 का रेजोल्यूशन 5 है, लेकिन 5 तो अलग फोर्स है, 4 अलग है, 3 अलग है, बेशक ट्रिपलेट बना रहे। तो ऐसे केस में आप क्या करना, आप सबसे पहले वाई डायरेक्शन में जाना और पूछना कि भाई वाई डायरेक्शन तेरे पास कितनी फोर्स है, क्योंकि यहाँ 2 ही तो डायरेक्शन है, एक्स या वाई। तो वो तुमसे बताएगा कि भाई मेरे पास तो एक 3 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास एक और फोर्स है जो 5 बनाएगा। ऊपर 5 कैसे बनेगा? 5 sin 37, ये वाला फोर्स। क्यों?
क्योंकि ये रिजॉल्व किया गया है। तो यहां कितना हो जाएगा 5 sin 37। क्लियर है? दूसरा एक्स डायरेक्शन के पास गए तुम, एक्स डायरेक्शन से पूछो भाई तेरे पास कितनी फोर्स है, तो वो कहेगा मेरे पास भी 2 फोर्स हैं। सबसे पहली 4 न्यूटन की और दूसरी कौन सी है 5 cos 37। 5 cos 37। अब बच्चे डर रहे हैं, कह रहे सर ये 37 की वैल्यू मुझे आती नहीं और कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ये 4 है ये 3 है, तो तुम मेरे बाल को घबरा क्यों रही हो? अब खुद सोच के देखो, अगर आपको यहां sin 37 निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो कितना हो गया 3/5। और cos 37 निकालने के लिए बोला जाए तो कितना हो जाएगा 4/5। देखो कितना इजी है, इसे थोड़ा सोच के भी चलना, बहुत आसान चीज है। आपको मैं कह रहा हूं आप अपने लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते इस चीज को, इतना गारंटी दे दी है मैंने आज आपको। तो देखो भाई मैंने आगे क्या करा, मैंने 5 की जगह y डायरेक्शन की जगह मैंने पूछा अब कितना हुआ, कह रहा 3 + 5 sin 37 कितना हो गया इंटू 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया ऊपर की तरफ 6 न्यूटन। मतलब जो ऊपर की टोटल फोर्स है वो कितनी है भाई 6 न्यूटन। इधर की टोटल फोर्स की बात करें तो ये कितना आएगा 4 न्यूटन प्लस 5 × 4 × 5, तो ये कितनी चली गई 8 न्यूटन। अब मुझे कितनी फोर्स लानी है सर, ये सारी फोर्स का रिजल्टेंट मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो मुझे वाई डायरेक्शन को हटाना पड़ेगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर मुझे वाई डायरेक्शन की फोर्स को हटाना पड़ेगा तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगानी पड़ेगी ना 6 न्यूटन की, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे। नहीं समझे? अगर मुझे ऊपर का 6 न्यूटन का फोर्स हटाना है तो मुझे नीचे 6 न्यूटन फोर्स लगाना है ताकि एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल हो जाए। तो डायरेक्ट आंसर मेरा आ गया कि मैं 6 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, वो भी किधर, साउथ में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना आप लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा, चीजों की आपको समझ देगा। ये समझ आया ना, क्या करा, कुछ नहीं करा, ट्राइंगल लेके इनकी वैल्यू पुट करता चला गया। अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वेक्टर एक्स है जो आपको ऐड करना है इन दोनों के रिजल्टेंट में, मतलब एक ए दे रखा है एक बी दे रखा है, ताकि यूनिट वेक्टर आ जाए एक्स डायरेक्शन में। कहता क्या है, ये कह रहा है कि एक्स के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ जाए, और यूनिट वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में कौन सा होता है आई कैप। क्लियर है? लेकिन वो कब आए, जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकल जाए। तो R इज इक्वल टू कितना A + B, तो आप ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 3 और 2 5 -5J + 4J कितना -J, और 7 में से 3 गए 4, तो ये आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई। दिस इज योर वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट। अब आपसे पूछा है कि इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि आखिर में आई कैप बच जाए, या कुछ इस तरीके से। इसे करने के 2 तरीके, आप इस कुछ इस तरीके से समझो कि आई कैप में से आप 5i - j कैप + 4k कैप हटा दो। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आएगी यहां पे, ओ सॉरी वाई एक्सिस में, हम तो परेशान हो गए, हम लोगों ने पढ़ा नहीं। ये क्या कह रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सिस में होनी चाहिए। तो वाई एक्सिस में कौन सा था जे कैप, तो जे कैप से माइनस कर दो। तो भैया जे कैप से माइनस करोगे तो कितना आएगा -5i, ये कितना आ जाएगा +2j कैप, और अंदर की तरफ जाके आएगा -4k कैप। देखो, या तो इस तरीके से निकाल लो, नहीं तो अपने दिमाग में कुछ इस तरीके से समझाओ कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो कितना है 5i कैप -j कैप + 4k कैप, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे j कैप बचे। तो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कंपोनेंट हटाना पड़ेगा, तो माइनस का ऐड करना पड़ेगा, +2j कैप ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4k कैप। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना बचेगा, केवल j कैप।
तो दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, और दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। वो बाय मिस्टेक हो गया, भाई ह्यूमन हो, कोई मशीन तो हो नहीं, मशीन भी गलती कर देती है। तो वाई एक्सिस की तरफ इसका सारा पार्ट जाना। थोड़ा आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना तुम लोगों को क्लैरिटी के साथ? चलो ठीक है, बच गए। ये तुमसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड बताओ डायरेक्शन कोसाइन का। अगर ये दे रखा है तो इसे देखते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? इसे देखते ही तुम सबसे पहले ये सोचते हो कि 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 12k कैप, मतलब ये रिजोल्यूशन और वेक्टर है किसमें? 3D में। तो सर यहां पे निकालना तो बहुत इजी है, कैसे भाई? अगर ये p है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि pxi pyj कैप प्लस pz k कैप, बिल्कुल। तो अगर मुझे cos अल्फा निकालना है तो कौन सा बड़ा काम है? अरे कोसाइन ही तो पूछा है, उसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? px अपॉन p। तो px कितना है? 3, और p की वैल्यू तुम निकाल लो, रुको एक सेकेंड। तो p का मैग्नीट्यूड तुम्हें मैंने निकालना सिखाया था, कैसे? px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। px की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। py की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर कितना आया? 16, और आखिर में 12, 12 का स्क्वायर कितना? 144। 16 में 9 जोड़े 25, 144 में 25 जोड़े 144 में 25 जोड़े तो ये आएंगे अंडर रूट में 961। तो ये कितना आ गया? 13। मतलब p की वैल्यू कितनी है? 13। तो पहले वाला cos कितना आया? 3/13। cos बीटा कितना आएगा भाई? cos बीटा का मतलब है py अपॉन p, तो ये कितना आएगा? 4/13। cos अल्फा का क्या मतलब है मेरे बच्चे? pz अपॉन p, तो ये कितना आएगा? 12/13। यही तो पूछा है। पहले पूछा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर पूछ ले डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो हमारा 13, 3/13, 4/13 वो 12/13। सॉरी यहाँ पे ये लगेगा ऐसे, क्लियर है? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 14 है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 16 है। मेरी बात समझ आ गई? कुछ नहीं करा, ये जो जस्ट अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिए थे? एंगल लिए थे ना, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। वो जब भी बनते हैं ना जब कोई चीज स्पेस के अंदर रखी हो। तो cos अल्फा px से जुड़ा था, मतलब x एक्सिस से, cos बीटा z y से जुड़ा था, ठीक है, गामा z से जुड़ा था। चलिए इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन को समझो, पॉज करो और करो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर आप मेरे साथ पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास से रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। देखो ये कहना क्या चाहता है, ये क्या, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्या कहता है? अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि देखो 4 न्यूटन की फोर्स है और वो एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन एट एन एंगल। ये भाई ध्यान रखना कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल के साथ है, कितने? 60 डिग्री। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं वर्टिकल। अब मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। बच्चों ने ना अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया है कि जो चीज एक्स एक्सिस में होगी और जो चीज वाई एक्सिस में होगी, हम उसमें हम ऐसे देखेंगे कि आर के साथ थीटा हमेशा एक्स में बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही एक्स वाई प्लेन गया है। कल को भाई तुम्हें वाई जेड प्लेन में मैं कहने लगूं कि ये वाई है और ये जेड है, यहाँ पे तुम्हारा रिजोल्यूशन आर है, तो थीटा इसके साथ होगा तो कॉस थीटा ही आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो कॉस थीटा ऊपर बना दूं, लेकिन लोगों को लगता है कि कॉस थीटा नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कॉस थीटा अगर ऊपर की तरफ आया तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कि सर इसका वर्टिकल पार्ट कितना है? वर्टिकल पार्ट है 4 cos 60 और इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना है? 4 cos sin cos 60। क्लियर है? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। ये कितना है? sin cos 60। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 4, 1/2, तो कितना आ गया? 2 न्यूटन। और यहां पे बात करें तो अंडर रूट 3/2 विच इज इक्वल टू कितना? 2
3 न्यूटन। तो आप ध्यान से देखें आपके ऑप्शंस क्या है, 2 और 2√3, मतलब 2√3। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी वीडियो ना क्या हुआ था, टेक्निकल इशू की वजह से हम लोगों ने जैसे स्टेट चेंज करा तो एड ऑन करना पड़ा था, क्योंकि सारा सिस्टम रुक गया था हमारा। आगे देखें, इस केस में क्या है, यहां पे आप लोगों से बहुत सिंपल बात अभी तो समझाई थी, ध्यान से पढ़ के देखो। अगर इसका भी आंसर तुम नहीं बता पाए ना, तुम सोचो पढ़ने पे तुम्हारे लालत है। ये कह रहा है एक वेक्टर है पी जो एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है, मतलब एक वेक्टर है पी जो एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां गामा बन रहा है। तो आप लोगों से पूछा है कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी करके आए। जिस बच्चे ने नहीं करा वो सोच के देखो तुम्हारा कितना बड़ा लॉस है। तो यहां पे वैल्यू कितनी अभी देख कर आए थे हम, 2। तो यहां पे आंसर कितना आ गया, 2। ये रह लो, खत्म। कितना इजी तरीके के क्वेश्चन है, और इजी तभी लगेंगे जब तुम पढ़ाई करे होगे। अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कुछ इजी नहीं लगने वाला। अब इसमें यहां से देखो, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन अब तक का। ये तुम्हें बता रहा है कि गिवन 3 कोप्लेनर वेक्टर। बच्चे डर जाते हैं, कोप्लेनर पता नहीं क्या होगा। अरे भाई एक प्लेन में 3 वेक्टर रखे हैं, ए बी और सी, और आपसे पूछा है कि इनका सबका सम क्या होगा। खुद सोच के देखो। लेट सम बी एस, लेट सम बी एस, तो एस की वैल्यू क्या होगी भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जोड़ दू तो यहां कितना आएगा, 4i माइनस जे कैप। इसका कितना आएगा, +3 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, और साथ में क्या आएगा, माइनस जे कैप। अब ध्यान से देखो, 4 और 3 कितना आ गया भाई, 4 और 3 आई कैप आएगा, और माइनस जे 2 और 3 कितना है ये, -2j। ये आपकी वैल्यू गिवन है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है भाई। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, x के आगे वाली न्यूमेरिक वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √5। इन चीजों को समझो, बहुत इजी चीज है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है। देखो ये वही स्केलर क्वांटिटी है जो अभी तक हम लिख कर आ रहे थे, याद है मैं ax ay az लिख रहा था, ये वही चीजें, समझे। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है। आपको कल के होमवर्क की बात करें, कल क्या होमवर्क दिया था आप लोगों को, होमवर्क क्या है? चलिए कोई नहीं, आज का होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क तुमसे क्या कहता है, आज का होमवर्क तुमसे ये कहता है कि सब्सट्रैक्शन पढ़कर आना है, कि सब्सट्रैक्शन पढ़कर आना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आप लोग कमेंट में भी तो नहीं आंसर बताते, जो मुझे भी याद रहे कि हाँ चलो इन बच्चों को इनका होमवर्क भी बताना है। आप ये समझो, आप 5% दो, मैं आपको 105% रिवर्ट करूंगा पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन शुक्रिया।